Hello students, today we will take our foundational chapter, The Alien Planet. It, it is written by Naini Palsiwala. In this chapter, the Earth is shown as a living organism. It is a patient of declining health. इस चैप्टर में क्या बताया गया है? अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है और क्या है कि अर्थ एक ह्यूमन बीइंग के समान है, लेकिन इस समय इट इज अ पेशेंट whose हेल्थ इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. ये एक पेशेंट है जिसकी हेल्थ डे बाय डे डिक्लाइनिंग कम होती चली जा रही है, अस्वस्थ होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन इसका पतन होता चला जा रहा है. तो यही इस चैप्टर में आपको शो किया गया है. तो ग्रीन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड. ग्रीन मूवमेंट न्यूजीलैंड में 1972 में स्टार्ट किया गया था एंड हैज बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यह अब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया. इट इज बेस्ड ऑन अ रिवोल्यूशनरी आइडिया. ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया, इट मीन्स क्रांतिकारी आइडिया पर आधारित है. कौन? ग्रीन मूवमेंट. नाउ we don't look upon the earth as a mere rock that revolves around the sun. आज हमारे अंदर इतनी जागृति आ गई है कि हम अर्थ को एक रोक के समान नहीं देखते जो कि that revolves around the sun, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, but as a living organism. इसके विपरीत हम अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानने लगे हैं. It has its own metabolic needs and has its own vital process. इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं और इसके विकास की भी एक लंबी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसको कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए, जिसका कि हमें सम्मान करना चाहिए. द अर्थ इज टुडे अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. आज अर्थ एक पेशेंट के समान है जिसकी हेल्थ दिन प्रतिदिन डिक्लाइनिंग गिरती चली जा रही है, जो अस्वस्थ होती चली जा रही है. डू यू एग्री विद दिस? द होप फॉर इट्स बेटर हेल्थ लाइज इन ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल. अब क्या है कि फॉर इट्स बेटर हेल्थ वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल. हम ही ह्यूमन बीइंग्स इसकी बेटर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइनिंग हेल्थ. और हम ही इसकी डिक्लाइनिंग हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी सीन इन द न्यू कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट के अंतर्गत दिखाई दी जा रही है. मैन हैज नाउ रियलाइज दैट इट इज in our own interest to live in cooperation with all other creatures instead of trying to dominate the world. Now we have realized that we should live with cooperation with other creatures. We should not dominate over the world. आज हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमें दूसरे के सहयोग के साथ ही इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना चाहिए. हमें दूसरे पर अपना डोमिनेशन नहीं दिखाना चाहिए. हमें दूसरे पर अपना आधिपत्य अधिकार नहीं दिखाना चाहिए. Now we realize that we are not the master of the earth. अब हम ये समझने लगे हैं कि we are not the master of the earth. हम इस अर्थ के मास्टर नहीं हैं, हम इस अर्थ के मालिक नहीं हैं. We share it with millions of other creatures. हमारे साथ साथ इस पृथ्वी पर millions of other creatures, दूसरी millions of जातियां रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, जिनके साथ ही हम इस अर्थ को शेयर करते हैं. Man is the most dangerous animal because he can destroy the ecology of the earth. मनुष्य क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है क्योंकि वो अर्थ की इकोलॉजी को नष्ट करता चला जा रहा है. इफ वी डोंट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली विद रेस्ट्रेंट वी शैल लीव बिहाइंड अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ डेजर्ट एंड इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप. इसमें क्या कहा गया है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना चाहिए, बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए. अगर हम अभी भी नहीं समझे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक जले के ग्रह को छोड़कर जाएंगे. There is no doubt that the growth of population is one of the key factors distorting the future of human society. हम इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है जो कि ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को खत्म करता जा रहा है, आज को इतना ज्यादा पॉल्यूटेड करता जा रहा है. दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या. इंडस्ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. और क्या है कि इंडस्ट्रीज भी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करती हैं. देयर ओन एग्जिस्टेंस आल्सो रिक्वायर दैट दे एक्सेल इन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन. नाउ वी हैव बिगन टू लुक अपॉन द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल.
आज हमने अर्थ को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में देखना शुरू कर दिया है, एक सजीव संगठन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। इट इज एन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी रियलाइज दैट वी मस्ट सेव द एनवायरमेंट। आज हम ये महसूस करने लगे हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड सेव द अर्थ, वी शुड सेव द एनवायरमेंट, कि हमें अपने एनवायरमेंट को सेव करना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट इट, हमें इसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। मार्गरेट थैचर हैज rightly pointed out, no generation has a freehold on his earth. मार्गरेट थैचर ने भी rightly pointed out, सही, बिल्कुल सही बताया है कि we have no right on this earth, हमारा इस अर्थ पर कोई भी राइट नहीं है। No generation has a freehold on this earth, किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पर कोई स्वामित्व नहीं है। All we have is a life tendency with full repairing lease, and this means that we must keep the earth in good health so long as we live on it. इसलिए हमें अर्थ को एक गुड हेल्थ वाला रखना चाहिए, सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक की भी लिव ऑन इट, जितने लंबे समय तक हम इस पर जीवित रहते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस अर्थ के स्वामी हैं, हमें ये विरासत में मिली है, बट वी शुड थिंक दैट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इसे अपने बच्चों से बोरो किया है, उधार लिया है। So beta, we will explain the chapter now. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. One cannot recall any moment in the world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई भी ऐसे मूवमेंट को रिकॉल नहीं कर सकता, रिकॉल याद नहीं कर सकता, जिसने कि एंटायर ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति को इतनी जल्दी अपनी ग्रिप में लिया है, अपनी गिरफ्त में लिया है, एज सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ग्रीन मूवमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे आंदोलन को, किसी भी ऐसे मूवमेंट को याद नहीं कर सकता जिसने कि संपूर्ण मानव जाति को इतनी जल्दी प्रभावित किया है, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने, और जो लगभग आज से लगभग 25 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. वर्ल्ड की फर्स्ट नेशनवाइड ग्रीन पार्टी की स्थापना 1972 में न्यूजीलैंड में हुई। Since then, the movement has not looked back. Since then, the movement is progressive. तभी से लेकर यह मूवमेंट निरंतर कंटिन्यूस प्रोग्रेस कर रहा है। हैज नॉट लुक बैक, इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इट डिडंट स्टॉप, यह नहीं रुका। वी हैव शिफ्टेड वन होप इरोवेकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे अंदर एक होप उत्पन्न हुई है, एक उम्मीद जागी है। हमने हमारा व्यू जो हुआ है अब होलिस्टिक व्यू हो गया है, इकोलॉजिकल व्यू हो गया है। मैकेनिस्टिक व्यू से, मशीनवादी से हम हट गए हैं, यंत्रवादी युग से हम हट चुके हैं और अपने व्यूज को हमने अब होलिस्टिक और इकोलॉजिकल बना लिया है। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the sun. यह जो परिवर्तन हमारे थिंकिंग में आया है, यह इतना ही अधिक रिवॉल्यूशनरी है जितना कि उस समय हुआ था जब कोपरनिकस ने यह 16th सेंचुरी में यह सिद्ध किया था कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी, 16th सेंचुरी में कही थी। तो लोगों के अंदर जितना परिवर्तन उस समय आया था, उतना ही परिवर्तन ग्रीन मूवमेंट से हम लोगों के अंदर आया है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. पहली बार मानव इतिहास में there is a growing worldwide consciousness, लोगों के अंदर एक consciousness उत्पन्न हुई है, एक चेतना उत्पन्न हुई है और हम यह समझने लगे हैं that the earth itself is a living organism, कि अर्थ भी एक living organism है, an enormous being, enormous means विशाल प्राणी है, एक विशाल प्राणी है, of which we are part, जिसके कि हम पार्ट हैं। It has its own metabolic needs, इसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिक नीड्स? अपनी आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताएं। जैसे कि फूड हमारी एक मेटाबॉलिक नीड्स है, इसे लेकर हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से अर्थ की अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं एंड वाइटल प्रोसेस, और इसकी भी विकास की एक लंबी प्रक्रिया है। वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसको कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको कि हमें संरक्षित करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। आज क्या है, इस समय हमें एक डिक्लाइनिंग हेल्थ वाले पेशेंट के रूप में दिखाई देती जा रही है।
दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट होते चले जा रही हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ता चला जा रहा है कि एक पेशेंट अर्थ, हमारी अर्थ एक पेशेंट बनकर रह गई है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to the future generation. अब हमने इस प्लैनेट के एक रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज के रूप में अपने उत्तरदायित्व को समझना शुरू कर दिया है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Sustainable development का concept 1987 में वर्ल्ड वाइड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश हुआ। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दिस दैट वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर नीड्स। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का अपनी नीड्स के लिए यूज तो करना चाहिए, बट वी शुड कीप इन माइंड दैट फ्यूचर जनरेशन विल आल्सो हैव नीड इट। लेकिन हमें हमेशा यह तथ्य याद रखना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को भी इसकी आवश्यकता होगी। दे शुड नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज टू फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स को पूरा करने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो बेटा इसने अपनी रिपोर्ट में यही आइडिया डिफाइन किया है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि विकास तो हो, अपनी प्रेजेंट की आवश्यकताओं को तो पूरा करो, लेकिन इस तरीके से अपनी प्रेजेंट की आवश्यकताओं को पूरा करो ताकि फ्यूचर जनरेशन को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। विदाउट स्किपिंग द नेचुरल वर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। अब बेटा देयर इज एन एग्जांपल, बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे। In the zoo at Lusaka, Zambia. Lusaka, Zambia is the place. There is a zoo. There is a cave. In the zoo, there is a cave. In Lusaka, Zambia, there is a zoo, and in the zoo, there is a cave. Where the notice reads, "There is a notice board." So, in Lusaka, Zambia, there is a zoo. In the zoo, there is a cave. On the cave, there is a notice board. And on the notice board, it is written that the world's most dangerous animal. और notice board पर क्या लिखा हुआ है? World's most dangerous animal. If you see world's most dangerous animals, world's most naughty students, schools most naughty students, अगर आप कहीं पर ऐसा लिखा हुआ देखते हैं कि world's most dangerous animals, world's स्कूल मोस्ट नॉटी गर्ल की, स्कूल की बहुत ज्यादा शरारती लड़की, बहुत ज्यादा शरारती क्लास, और वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो क्या होगा? आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी कि आप उसे जाकर मिलना चाहेंगे, उसे देखना चाहेंगे कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। तो वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल जब जू में जाते हैं, लुसाका जाम्बिया में जू में जाते हैं, तो उस केस को देखते हैं जिस पर कि ये नोटिस लिखा हुआ है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। और फिर जब इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर, लेकिन इनसाइड द केस देन वी गो देयर एंड वी सी दैट देयर इज नो एनिमल इन द केस, ओनली देयर इज अ मिरर। केस में क्या है? कोई एनिमल नहीं है, एक मिरर है। व्हाट डू यू सी इन द मिरर? मिरर में क्या देखते हो? यू सी योर रिफ्लेक्शन। आप अपनी ही रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं, अपनी ही शेडो देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो वेयर यू सी योरसेल्फ, जब आप उस मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं। हैव यू अंडरस्टूड हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल? आप समझ गए ना कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? वी ह्यूमन बीइंग्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। हम ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ही वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है। व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग नोइंगली। जो कुछ हम कर रहे हैं हम नोइंगली कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट पता है। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स जो भी कुछ करते हैं उन्हें उसका रिजल्ट नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता होता कि इसका क्या परिणाम होगा। तो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल हम कौन है? हम खुद वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं। Thanks to the efforts of number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Different countries के efforts को thanks, धन्यवाद, जिन्होंने कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल के अंदर एक नई अवेयरनेस उत्पन्न की है, एक नई जागरूकता उत्पन्न की है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to
one based on partnership. He has realized the system based on domination to one based on partnership. He has realized that there is no profit to dominate on the world. अब उसने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि वर्ल्ड पर डोमिनेशन करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, बट देयर इज प्रॉफिट टू कोऑपरेट द वर्ल्ड. लेकिन प्रॉफिट कहाँ है? वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट करने में, अर्थ के साथ कोऑपरेट करने में है. Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने एक कैटलॉग तैयार किया है, एक सूची, एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के साथ मैनकाइंड, मनुष्य इस अर्थ का शेयर कर रहा है, इस अर्थ का उपभोग कर रहा है. ये तो एक कैटलॉग तैयार किया गया है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने तैयार किया है. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. लेकिन बेटा एस्टिमेट तो कहीं ज्यादा है ऐसी लिविंग स्पीसीज का जिनके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है, जिनके बारे में कोई कैटलॉग तैयार नहीं किया गया है. बायोलॉजिस्ट रिकॉन that about 300 million other living species still languish unnamed on ignominious darkness. बायोलॉजिस्ट ने रिकॉन बताया है कि इस ignominious darkness में लगभग 3 to 100 मिलियन लिविंग स्पीसीज अंधकार में अपने जीवन को यापन कर रही हैं. अंधकार में अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या हो रही हैं? फौज हैं, मजबूर हैं. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brundage Commission, which had distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. Mr. L.K. Jha के सुपरविजन में एक ब्रांडेज कमीशन बिठाया गया था जो कि इंटर एलिया कमीशन था, जिसमें कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन उत्पन्न किया गया. द फर्स्ट ब्रांडेज रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, are we to leave our successor a scorched planet to advancing desert? The first Bandit report raised the question. First Bandit report में यह क्वेश्चन रेज किया गया, उत्पन्न हुआ. Are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert, improvised landscape and ailing environment? कि क्या हम अपने सक्सेसर के लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़कर जाएंगे जिसमें कि एडवेंसिंग डेजर्ट ही डेजर्ट हो, बढ़ता हुआ रेगिस्तान हो, लैंडस्केप जिसकी बिल्कुल बंजर हो, और एलिंग एनवायरनमेंट, और जिसका की एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एलिंग हो, एलिंग मींस बीमार. तो उसमें यह क्वेश्चन उत्पन्न किया गया कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़कर जाएंगे जो कि रेगिस्तान से भरा हुआ है, जो कि जहाँ की जमीन बहुत बंजर है और जो कि एक बीमार प्रदूषित एनवायरनमेंट है. क्या ऐसा हम छोड़कर जाएंगे? बेटा क्या है कि हम लोग भी क्या है, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, उन लोगों ने भी कुछ प्रॉपर्टी कलेक्ट की है. किसके लिए? आप लोगों के लिए. आप जिस मकान में बैठे हो वो किसके द्वारा दिया गया है? आपके फोर फादर्स के द्वारा दिया गया है, आपके पेरेंट्स के द्वारा बनाया गया है. और अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए बिल्कुल ऐसी चीज छोड़कर जाएं जिसमें कि रहकर आप बीमार हो जाओ, बाई चांस आपका मकान है बिल्कुल गिरने वाला है, ऐसा आपके पेरेंट्स आपको देखे जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? तो ऐसे ही हम लोग क्या हैं, हमें भी यह अर्थ, जो यह प्लैनेट जो है, ये हमारा क्या है, एक घर है. इसको हमें यह मानना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि हम लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है. केवल हमने क्या किया है, इसको बोरो किया है, और हमें इसको क्या रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए हम इसको सुरक्षित छोड़ सके, वो इसका यूज कर सके. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, point out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands. Mr. Lester R. Brown ने अपनी thoughtful book, The Global Economic Prospects, बेटा this is a book, The Global Economic Prospects, और इसमें Mr. Lester R. Brown ने एक तथ्य बताया है, एक पॉइंट आउट किया है, दैट कि अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, कि अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम फोर हैं, चार हैं. बेटा यहाँ से ध्यान से सुनना, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम.
fisheries, forests, grasslands, and croplands. Which are these four biological systems? Fisheries, forests, grasslands, and croplands. And they form the foundation of the global economic system. और ये global economic system की क्या है? Foundation है. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industries except minerals and petroleum derived synthetics. ये जो चारों ग्लोबल सिस्टम है, तो ये क्या है? इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, ये हमें फूड देने के अतिरिक्त दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स, ये हमारी इंडस्ट्रीज को सभी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. केवल क्या प्रोवाइड नहीं करते? मिनरल्स और पेट्रोलियम ड्राइड सिंथेटिक प्रोवाइड नहीं करते. उसके अलावा ये सभी चीजें इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा उत्पादन होता है. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. वर्ल्ड के एक लार्ज एरिया में यानी विशाल क्षेत्र में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स पर यानी इन सिस्टम्स पर, इन चारों पर जो मनुष्य के स्वामित्व का दावा है उससे यह एक अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच रहा है. अब पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे स्तर पर जहां पर कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता इम्पेयर्ड हो रही है, क्षीण होती चली जा रही है. When this happens, और जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज गायब हो जाती हैं. फॉरेस्ट डिसअपियर्स, फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं. ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और ग्रासलैंड जो है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो चली जाती है. एंड क्रोपलैंड्स डेट्रेड, और जो क्रोपलैंड्स है, फसल योग्य जो भूमि है वो नष्ट होती चली जाएगी. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. Protein conscious, प्रोटीन के प्रति conscious जागरूक और protein hungry world में overfishing आजकल बहुत कॉमन बनता चला जा रहा है. In poor countries, local forests are being decimated in order to produce firewood for cooking. Poor countries में जो local forests हैं वो कुकिंग के लिए, फायरवुड का यूज करने के लिए, ईंधन का यूज करने के लिए नष्ट किए जाते रहे हैं. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ स्थानों पर तो फायरवुड इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बन गया है कि what goes under the pot now costs more than what goes inside it. ये कहा जाता है what goes under the pot, pot के नीचे जो जल रहा है now cost more than what goes inside it. उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा है उससे जो कि पोट के अंदर बन रहा है. Have you understood this? बेटा क्या कहना चाह रहे हैं कि कढ़ाई के नीचे, पतीली के नीचे जो चीज जल रही है, पतीले के अंदर जो चीज पक रही है, तो वो जलने वाली चीज यानी उसे पकाने वाला ईंधन पतीली के अंदर पकने वाले भोजन से कहीं ज्यादा महंगा है. Is it clear to you? मीन्स क्या कहा गया है कि हम जो बर्तन में बना रहे हैं वो बनाने वाली डिश जो बन किससे रही है, वो फायर से बन रही है, फायरवुड से बन रही है. तो जिस ईंधन से वो बन रही है वो वाला ईंधन बर्तन में बनने वाली डिश से कहीं ज्यादा कॉस्टली है. इज इट क्लियर टू यू? Since the tropical forest is in the words of Dr. Mayer the powerhouse of evolution, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो इवोल्यूशन का पावर हाउस है. ये किसने कहा है? डॉक्टर मेयर्स ने कहा है. सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ टेक स्पेस एक्सटेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और अगर इसका डिस्ट्रक्शन होगा, अगर यह नष्ट किया जाएगा तो इससे सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ, जो हमारी ये प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी. उनका एक्सटेंशन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगी. चलिए बेटा, वी विल स्टॉप नाउ.